नमस्कार। जनपक्ष में आपका हार्दिक स्वागत है। हम एक बार फिर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जनता के मन को समझने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक साथ इस सार्वजनिक स्थल पर एकत्र हुए हैं। आज हमारे चर्चा का, जनपक्ष का विषय है उत्तर प्रदेश का समग्र विकास। समग्र विकास के मायने क्या हैं, ये हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में विभिन्न विभाग में रह रहे लोगों से, बुद्धिजीवियों से, साहित्यकारों से और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए आंदोलनरत तमाम लोगों से। इसी कड़ी में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में आखिर बाधाएं क्यों हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, छोटे राज्यों की अवधारणा संविधान में है। छोटे राज्यों का गठन लगातार सरकारें कर रही हैं। वर्तमान सरकारों ने भी कई छोटे राज्यों का गठन किया है। उत्तर प्रदेश जिस स्वरूप में आजादी के बाद था, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ है। एक छोटा राज्य बना, चिंता और मांग को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में पहले दो भागों में, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की गठन की बात 50 और 60 के दशक में होती थी। धीरे धीरे जब आबादी बढ़ने लगी, समस्याएं विकराल होने लगी, जो विकास की योजनाएं लखनऊ राजधानी में बनती थी, उसकी किरण, उसकी वास्तविक लाग, बेरोजगारी की स्थानीय स्तर पर समस्या जब पूर्वांचल में, जब बुंदेलखंड में, जब अवध प्रांत में, जब ब्रज क्षेत्र में समान रूप से नहीं पहुंची, तब वहां के बुद्धिजीवियों ने, वहां के अपने माटी के प्रति प्रेम रखने वाले लोगों ने एक रास्ता सोचा कि समग्र विकास और कुशल प्रशासन के लिए छोटी छोटी इकाइयां, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जैसे छोटा परिवार सुखी परिवार, उसी तरह छोटे छोटे राज्यों की अवधारणा, संवैधानिक बात क्यों नहीं हमारे उत्तर प्रदेश में लागू हो रही है। अफसोस की बात यह है कि तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में रहते हुए छोटे राज्यों की वकालत करते हैं, छोटे राज्यों की गठन भी केंद्र सरकार में करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो उत्तर प्रदेश का समग्र विकास के लिए जो अनिवार्य तत्व जन जन की मांग है, बुंदेलखंड के लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूर्वांचल के लोग कर रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग कर रहे हैं, अवध अपनी संस्कृति, लोक संस्कृति और समग्र विकास के लिए अलग उसकी पीड़ा है, लेकिन क्यों नहीं पुनर्गठित हो रहा है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के डालचंद मिश्रा जी हमारे साथ आप हैं। आपका स्वागत है मिश्रा जी। और साथ ही साथ जी हमारे साथ सूर्य प्रकाश जी जो पत्रकार हैं, आप हमारे साथ हैं। और जो जनता की भावना होती है, पत्रकार मीडिया, उसको जो है एक बहुत पुरानी कहावत है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर बुंदेलखंड और छोटे राज्यों के निर्माण के लिए विभिन्न अंचलों में जगह जगह पर पत्रकार, साहित्यकार भी इस मांग के समर्थन में हैं, तो निश्चित रूप से ये मांग वाजिब है और सरकार को इसको करना चाहिए। हम निरंतर वार्ता कर रहे हैं, तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। हमारे साथ तीसरे हमारे आज जिनको साथी को जुड़ना है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनका भी आपको परिचय करा दूं। अनिल तिवारी जी झांसी से, आपका स्वागत है। अभी सारे लोगों से हम लोग इत्मीनान से, सारे लोगों से एक समय हम समझेंगे और हम ये चाहते हैं कि आप तीनों लोग समझाइए, लोगों को समझाइए कि आखिर बुंदेलखंड के लोग लगातार क्यों मांग करने पर विवश हुए कि हमें छोटे राज्य के रूप में हमारा निर्माण हो। डालचंद जी, आप बहुजन बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के संयोजक हैं, आप उसके संगठनकर्ता हैं।
जी क्या क्या ऐसा हुआ कि बुंदेलखंड में जो विकास की किरण पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची तो उसका जिम्मेदार बुंदेलखंड के लोग आखिर किसे मांगते हैं? ये यही प्रश्न तीनों लोगों के लिए रहेगा। मैं क्रमवार तीनों लोगों से इसका उत्तर चाहूंगा। जी जी, धन्यवाद। देखिए, बुंदेलखंड में विकास की किरण तो वास्तव में नहीं पहुंची है, और बुंदेलखंड जो है मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। और उत्तर प्रदेश को हम बहुत दिनों से मांग चल रही है कि जैसे पश्चिम में हरित प्रदेश की बात होती है, अवध प्रदेश की बात होती है, पूर्वांचल की बात होती है, बुंदेलखंड की बात होती है। लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो प्राथमिकता अगर किसी को देना चाहिए तो वो बुंदेलखंड पहले नंबर पे होगा, क्योंकि यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से ही वंचित रह गए हैं। पठारों में रह रहे लोग, पहाड़ों में रह रहे लोग, समतल में रह रहे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों की खेती में पानी, अन्य सुविधाओं से लोग यहाँ वंचित हैं। और सरकार, ये उत्तर प्रदेश इतना बड़ा क्षेत्र है कि सरकारों की नजर नहीं पहुंच पाती है। जो अति पिछड़े जिले हैं उन जिलों में विकास नहीं हो पाता है। इसका केवल एक उपाय है कि बुंदेलखंड अलग राज्य बनाया जाए, और राज्य बनाने के साथ ही यहाँ के लोगों को खुशहाली आएगी, यहाँ रोजगार होगा, बच्चों को शिक्षा होगी। देखिए, जैसे कि 2000 में 3 राज्य बने थे, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया गया, बिहार से झारखंड, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बनाया गया। उत्तराखंड आज उत्तर प्रदेश से बेहतर स्थिति है। लिटरेसी रेट भी वहां का ठीक है उत्तर प्रदेश से। कृषि क्षेत्र में भी वहां सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ। समतल क्षेत्र में वहां उद्योगों की स्थापना भी हुई। तो बुंदेलखंड अगर अलग राज्य बनाया जाता है तभी यहाँ के लोगों का विकास हो सकता है, क्योंकि सरकार की जो किरण की रोशनी है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाती है। यहाँ खनिज है, यहाँ लोगों की नजर, यहाँ के नेताओं की नजर जो खनिज पे रहती है। यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं, कोई मतलब इतना जिम्मेदारी से बुंदेलखंड की बात को आगे उठा सके, चर्चा कर सके, इसका कोई आदमी दिखता नहीं है यहाँ, कोई नेता। ये समस्याएं हैं बुंदेलखंड में। जी, ये तो आपने एक बड़ी चिंता की तरफ रेखांकित किया। अगर जो है एक बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा है और वहां पर हम समग्र विकास नहीं ले जा पा रहे हैं। जी हम वहां पर जो वहां की संपदा है, खनिज संपदा होने के बावजूद अगर वहां के स्थानीय लोग अपने रोजगार के लिए, मेहनत मजदूरी केवल श्रमिक वर्ग का काम करने के लिए, ठेला रिक्शा खींचने के लिए अपने बुंदेलखंड से, उत्तर प्रदेश से को भी बाहर निकल करके दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और बॉम्बे जाते हैं, ये जी बिल्कुल समाज के लिए भी और सरकार के लिए ये शर्म करने की बात मेरे नजरिए में है। अनिल जी, आप वरिष्ठ हैं और आप बुंदेलखंड के ही हैं, झांसी के हैं। झांसी का अपना एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। लेकिन हम ठीक है 26 जनवरी, 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्वों पर हम झांसी की रानी को भी याद करते लगता है विजय विद्रोही जी का सिग्नल नहीं आ रहा है। जी जी, आप बोलते रहिए। हाँ, अब आवाज साफ सुनने लगी, सुनाई दे रही। देखिए, समस्याएं जो है ना, सारी पैदा की हुई हमारे देश के जो नेता हैं उन्हीं की है। एक उन्होंने हमेशा बुंदेलखंड राज्य के नाम पे पैकेज इशू किए, लेकिन कभी बुंदेलखंड के राज्य के लोगों को कभी नहीं मिला। वो हमेशा
उन नेताओं के जेब में गया। इसलिए अगर एक छोटा राज्य बनेगा तो चीजें पारदर्शी होंगी, विकास हुआ या नहीं हुआ लोगों की नजर में आएगा और लोगों तक मूलभूत सुविधाएं भी पहुंच। छोटे राज्य हमेशा क्या होता है कि जब एक घर बड़ा होता है, परिवार होता है बहुत बड़ा होता है, तो उसमें कुछ लोग उपेक्षित रह जाते हैं। उसका जी चाहे बिल्कुल। जिम्मेदार घर का मुखिया हो, चाहे घर के अन्य सदस्य। तो जो एकल परिवार है उसमें लोग एक दूसरे पर ध्यान दे सकते हैं। मैं एकल परिवार का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर राज्य के विकास के लिए एकल परिवार जैसा बनाना बहुत जरूरी है। आगे समस्याएं कभी भी देख लीजिए आप, किसी भी जिले में बुंदेलखंड के किसी अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें उनका काम कहाँ से होना है। उन्हें तो यह तक नहीं पता होता, प्रधान ने बता दिया तो ठीक, उन्हें मालूम है, नहीं तो कुछ नहीं मालूम। और प्रधान भी सारे जो होते हैं अधिकतर, हाँ, तो शिक्षा का अभाव। और मेडिकल की तो सुविधाएं, तो चिकित्सा की सुविधाएं तो है ही नहीं। उनसे तो कुछ कहना भी, मतलब कि कोई भी कमेंट करना पॉसिबल ही नहीं। झांसी, ललितपुर और हम चित्रकूट, आधारभूत ढांचा कभी यहाँ खड़ा ही नहीं हो पाया इस क्षेत्र में। हाँ, कभी खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि लोगों ने क्या किया कि बुंदेलखंड की समस्याओं का राजनीतिकरण किया हमेशा। राजनीतिकरण करके वोट बटोरे और स्वयं को आगे एक तरीके से अपने आप को नेता बना के कि भैया हम तो बुंदेलखंड की आवाज उठा रहे हैं, बुंदेलखंड के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन वो हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, जमीनी हकीकत। वो तो सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा उठाते हैं। जो नेता वहां से जीत के आते हैं, आप देखेंगे सबसे ज्यादा खनिज माफिया वही हैं, सबसे ज्यादा भू माफिया वही है। बुंदेलखंड में जो अधिकतर जमीनों पर कब्जा, खनिजों पर कब्जा आज की स्थिति में उन्हीं का है, या उनके पास जो लोग हैं उन लोगों का। इंटर छोटा राज्य होगा, धीरे धीरे जी, ये आपने देखिए, आप अच्छी चीजों को जोड़ा सुरप्रकाश जी। मुझे लगता है थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण मुझे 1-1.5-2 मिनट में था। अनिल तिवारी जी, क्या कनेक्ट होकर के अपनी बात कोई आप रख पाए थे अनिल तिवारी जी? नहीं, अभी तक नहीं रख पाए। तिवारी जी आप अपनी बात बताइए। आपका मुझे लगता है कि आपके यहाँ कुछ गड़बड़ी। देखिए अनिल तिवारी जी का वहां से कोई प्रॉब्लम है डिवाइस में, तो वो उसी के कारण देखिए अभी ईको भी आने लगा। खैर हम लोग बात विमर्श करते हैं, वो रिस्टार्ट करके फिर आएंगे। बिल्कुल। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वो बेरोजगारी से की किरणें, चाहे वो पूर्वांचल के इलाका हो, बुंदेलखंड हो। अच्छा, पश्चिम में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, हाई बेल्ट है, लेकिन वहां के लोग क्यों मांग कर रहे हैं? वहां से भी छोटे राज्य की मांग हो रही है। बहुत बड़ा कारण यह है कि जो न्यायिक व्यवस्था में कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, वो इलाहाबाद में है। तो कितना किलोमीटर आकर के न्याय के लिए भटकना। फिर अलग अलग जो भूभाग हैं, हमारा 22-23 करोड़ की आबादी का है, हमारे पास 80 के लगभग जनपद हैं, लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा। अब जब हम छोटे परिवार की बात करते हैं और छोटे छोटे राज हर जगह बन रहे हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? आखिर क्या डालचंद जी, आखिर आप क्या महसूस करते हैं? और दूसरी देखिए, इसी में एक चीज और, ये प्रश्न चिन्ह है। तमाम ऐसे लोग जो आंदोलन किए छोटे राज्यों के, लेकिन समयांतराल में उनकी पहचान हुई तो विभिन्न राजनीतिक दलों में जाकर के सेट और फिट हो गए। ये कैसा मतलब एक जन आंदोलन का ये जो विकृत चरित्र लोगों ने दिखाया, क्या इसका प्रभाव छोटे राज्यों के गठन के इन आंदोलन पर नहीं पड़ रहा है? बुंदेलखंड के निर्माण पर, पूर्वांचल के निर्माण, बिल्कुल पड़ रहा है। ऐसे जो लोग हैं, लोग जो गायब हो जाते हैं, आंदोलन को बेचने का काम किए हैं, उससे आंदोलन पे ही असर नहीं पड़ रहा, यहाँ की जनता पे असर पड़ रहा है, यहाँ की लोगों पे असर पड़ रहा है। ये लोग आंदोलन को नहीं बेच रहे हैं, वो लोग बुंदेलखंड का सौदा कर देते हैं। आज भी आधार, क्योंकि आंदोलन करने के बाद आप सांसद विधायक बन जाते हैं, इसके बाद अपना सत्ता पे बैठ के सत्ता की दलाली कर रहे हैं।
आपको चिंता खत्म हो गई आपकी कि बुंदेलखंड बदहाल क्षेत्र है, बुंदेलखंड में आप किसान हर साल आत्महत्या हजारों किसान कर लेता है, आपसे कोई मतलब नहीं रह गया। एसी पे बैठ गए आप, एसी कमरे से ट्वीट कर रहे हैं, तो ये चल रहा है। यहाँ अभी कोई सच्ची लड़ाई लड़ने वाला नहीं हुआ। अब यहाँ जन जागरण पैदा करने की जरूरत है। जब तक आंदोलन को हर बुंदेलखंडी नहीं समझेगा तब तक बुंदेलखंड राज्य बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लोग आंदोलन को ही रहा है, राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। गांधी के सूर्यप्रकाश जी पड़ेगा। हाँ जी, मैं बोलना चाह रहा था जी, बोलिए। लोगों ने क्या जी किया जी, है आप कंप्लीट करिए, कोई बात नहीं, आप कंप्लीट करिए। आप मिश्रा जी कुछ अगर रह गया तो बोलिए डालचंद, मैं बोलता हूँ। जी, मैं कह रहा था कि हमको गांधी से सीखना पड़ेगा, गांधी के असहयोग आंदोलन से सीखना पड़ेगा। जब जनता ने अपना आंदोलन समझ लिया था तब भारत को आजादी मिली। अब बुंदेलखंड के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे और आंदोलन को, अपना आंदोलन, गांव से आवाज निकलनी चाहिए। जब गांव से आवाज निकलेगी तब बुंदेलखंड अलग राज्य बनेगा। यहाँ एक लोग बुंदेलखंड में आंदोलन नहीं चला सकता। वो चला सकता है तो और आप विधायकी का टिकट पा सकता है, ज्यादा से ज्यादा किसी बोर्ड का अध्यक्ष बन जाएगा, इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ की जनता का क्या होगा, मेन प्रश्न तो यही है। जी, ये तो डालचंद जी, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। आप इस समय हमारे यहाँ विमर्श में आप दो लोग हैं। एक तरफ आप हैं बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के, आप हैं, आप आंदोलन चला रहे हैं, और आपने अभी जो बात कही कि जन जन का आंदोलन, तो जन जन का आंदोलन कैसे बनता है? एक तो आप लोग जो आंदोलन के कार्यकर्ता वो लोगों को जोड़ेंगे, आपके जोड़ने का उसके प्रतिनिधि सूर्यप्रकाश जी इधर बैठे हुए हैं। तो आप सूर्यप्रकाश जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि बुंदेलखंड के समग्र विकास उत्तर प्रदेश के, देखिए अगर बुंदेलखंड विकसित होगा, बुंदेलखंड में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, कानून व्यवस्था कायम होगी, तो पूरा उत्तर प्रदेश और भारत भी तरक्की की राह पर चलेगा। कोई भी हमारा क्षेत्र अगर पिछड़ा रहेगा तो पूरा भारत पिछड़ा रहेगा। तो सूर्यप्रकाश जी, ये बताइए कि ये जो आंदोलन की बात हो रही है, मुझे लगता है सूर्यप्रकाश जी से भी हम लोग का अभी टूटा है, सब और आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। डालचंद जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी आपने कही, जिम्मेदारी की पत्रकारों का क्या, पत्रकारों से बहुत बड़ी उम्मीद है सर, पत्रकारों से ही उम्मीद है। पत्रकार एक बुद्धिजीवी वर्ग है, समाज का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर पत्रकार सही तरीके से बुंदेलखंड की मांग को आगे लाता है तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि देखिए 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें बुद्धिजीवियों का समर्थन नहीं प्राप्त था। उस आंदोलन को, बुद्धिजीवियों का कोई भी आंदोलन हो, अगर बुद्धिजीवी आंदोलन को समर्थन देता है तो उस आंदोलन में सफलता जरूर मिलती है। तो पत्रकार एक बुद्धिजीवी वर्ग है, इनका समर्थन बहुत जरूरी है। अगर ये सही तरीके से बात को हमारी आगे रखते हैं, बुंदेलखंड को में सही निष्पक्ष तरीके से लिखते हैं, यहाँ के भुखमरी पाटा क्षेत्र में आप जाके देखेंगे, आपका हृदय विचलित हो जाएगा। वहां जाने के बाद ऐसी स्थितियां हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आप सूर्यप्रकाश जी, आंदोलन के लोग, बुंदेलखंड के जो आंदोलन चला रहे लोग, उनकी बहुत उम्मीदें, जनता कैसे जुड़े आंदोलन से, बुंदेलखंड की पीड़ा को, पिछड़ेपन की पीड़ा को, बिल्कुल कहना सही है कि पत्रकारों की जिम्मेदारी भी बनती है कि आप पीड़ा को कम से कम लाइए और खूब उसको उजागर करिए। इस जिम्मेदारी को जी बुंदेलखंड के, ये नेताओं से अधिक पत्रकारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि पत्रकार जी, और फिर देखिए कुछ वही इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण आज जिसे भी संपर्क, लेकिन जैसे ही आएंगे ये सवाल हम उनसे पूछेंगे, सवाल लेंगे। दूसरी एक चीज मैं देखता हूँ आ गए हैं, और यही सवाल का पहले जवाब ले लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सवाल, हाँ जी सूर्यप्रकाश जी।
हाँ जी, देखिए पत्रकारों की जी। भूमिका सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि पत्रकार जो है हम्म, अपनी हमारी जो व्यवस्था है, हमारा देश है, उसका चौथा स्तंभ है। ठीक। और पत्रकार अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो बाकी लोग की आवाज वैसे ही दब जाती है, तो क्योंकि लोगों तक वो आवाज पहुंच ही नहीं पाती है। बस ये मीडिया ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हर व्यक्ति तक अ, हर एक व्यक्ति तक आंदोलन की आवाज पहुंचती है, और वो पत्रकारों को पहुंचानी होगी। तभी संभव है कि बुंदेलखंड की लड़ाई जो है वो सफल होगी। और इसमें अधिक से अधिक मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि बुंदेलखंड राज्य की जो आंदोलन है उसमें शामिल हो, और उसको जनता के बीच में अधिक से अधिक जोर लगाकर उसको रखें, जिससे सरकार पर और न्यायालय पर, सभी पर इसका दबाव पड़े। अधिकतर हुआ यही है कि जितने जी लोगों ने जी। अभी तक आंदोलन किए हैं, सबने अपने पर्सनल फायदे के लिए आंदोलन किया है। आंदोलन हुआ, थोड़ा सा फेमस हुए, किसी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, जीत गए, अपना फिर माफियागिरी जो भी उनका चलता है, खनिज का और भू माफिया, सब अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे बुंदेलखंड की जो जनता है उसका भरोसा टूटता है आंदोलन करने वाले जो सच्चे लोग लगे हुए हैं उनके ऊपर से। और इससे मनोबल भी फिर उनका जो आंदोलन करते हैं जो दिल से और अपने तन मन धन से बुंदेलखंड राज्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों का भी मनोबल टूटता है। इसीलिए हमें प्रयास यही करना है कि अधिक से अधिक पत्रकार बंधुओं को जोड़कर उनके जरिए लोगों तक आवाज उठानी है, और समस्याएं जो भी हैं हमारी, जैसे शिक्षा नहीं है बुंदेलखंड में, बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ 8-8, 10-10 किलोमीटर तक प्राइमरी स्कूल नहीं है। आप इंटर कॉलेज बिल्कुल। और हाई स्कूल तो छोड़ दीजिए। हाँ। इसका जिम्मेदार और सूत्रकाश जी, इसकी जिम्मेदार तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी चुनी हुई सरकारें होती हैं। विकास जी, हमारी चुनी विकास जी, हाँ, हमारे चुने हमारी आवाज आपको पहुंच रही है? जी जी जी, नमस्कार सर। मेरा नाम जी। विकास तिवारी है, मैं डॉक्टर अनिल तिवारी की ओर से जुड़ा हूँ। मेरा विचार बहुत जी अच्छा बोलिए। है, जो जी, आप लोग बोल रहे हैं कि सही है कि क्या बुंदेल। जी, मेरी आवाज हाँ आ रही है आपको? आ रही मेरी है, आप आवाज आ बोलिए। रही है आपको? हाँ, बोलिए, आप अच्छा, बोलिए। जी हाँ, ये बहुत सही बोल रहे थे जी। कि जो बुंदेलखंड के जो नेता हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं बुंदेलखंड का, वो नैतिक रूप से भ्रष्ट है। जब कोई नेता नैतिक रूप से भ्रष्ट हो जाता है तो वो जिस उद्देश्य के लिए लड़ता है वो उद्देश्य कभी पूर्ति नहीं कर सकता, वह अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए पूर्ण कर सकता है। और यही आज हम बुंदेलखंड राज्य की चर्चा तब कर रहे हैं जब नजदीक में 2022 के चुनाव है या 2024 के चुनाव है। यह बात पांचों साल या हर दिन क्यों नहीं की जाती कि बुंदेलखंड के लिए एक पृथक राज्य होना चाहिए, क्योंकि जो बुंदेलखंड की संस्कृति है, जो संसाधन है, जो धरोहर है, उनका लाभ बुंदेलखंड के लोगों को मिल सके। कुछ नेता आएंगे, अपने वादे करेंगे बड़े बड़े, लोगों को यहाँ बहला फुसला के वोट लेके चले जाएंगे, बुंदेलखंड राज्य की जो बात है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। और जबकि जबकि जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत अशिक्षित हैं। सबसे पहली समस्या तो यही है कि शिक्षा का प्रसार नहीं है। एक बंधु जो बोल रहे थे कि गांधी जी से सीखना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात कही। गांधी जी से बहुत स्वतंत्रता के आंदोलन हुए, 1857 से ही क्रांतियां चालू हुई, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। लेकिन गांधी जी ने जो जन आंदोलन बनाया, इसलिए बनाया कि गांधी जी का जो उद्देश्य था वो निस्वार्थ भावना से था, सत्यनिष्ठ था, ईमानदार रूप से था कि भारत को हमको स्वतंत्र कराना है। उनके कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं थे, इसलिए गांधी जी सक्सेसफुल हो पाए। जबकि बुंदेलखंड में आज तक ऐसा कोई नेता नहीं दिखता है, प्रतिनिधि, जो इस उद्देश्य से, इस भावना से कि हम बुंदेलखंड के लोगों के हित में सोचे। वो स्वहित या अपने परिजन के हितों के बारे में सोचते हैं। और यदि आप डेटा देखा जाए, आज जितने भी बुंदेलखंड के बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सांसद, विधायक रहे, अरबों खरबों की संपत्ति कमा लिए, लेकिन जनता का क्या है? आप बुंदेलखंड के गांव में चले जाइए, सड़कें नहीं है, पानी की समस्या है, लोगों को कोई कोई भलाई नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी समस्या है, लोगों तक पहुंच के ये बात समझानी पड़ेगी कि आप जब तक आवाज नहीं बनेंगे बुंदेलखंड के लिए, आप आवाज बनिए अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, ताकि उनका जीवन संभल सके।
अगर उनका जीवन संभलेगा तभी बुंदेलखंड खुशहाल होगा। आज बुंदेलखंड के धरोहर है, इतना पर्यटन इतना अच्छा है बुंदेलखंड में, यदि यहाँ पर पर्यटन विकसित किया जाए तो जो जो छोटे छोटे लोग हैं गांव के अंचल में, ऐसे ऐसे धरोहरें हैं कि उनको रोजगार प्राप्त होगा। उस क्षेत्र में लोगों को जब टूरिस्ट आएंगे, उस क्षेत्र में रोजगार जनरेट होगा तो उस क्षेत्र की समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन क्या है कि सरकार भी, एक तरीके से सरकार को भी हम दोष देते हैं कि सरकार की नीतियां बुंदेलखंड हित में पूर्ण रूप से तो नहीं आई हैं कि बुंदेलखंड के लिए बात करे बिल्कुल। सरकार। लेकिन यही ये आपकी तमाम बातों में एक बात से विकास जी, ये एक बात से मेरी ना इत्तेफाकी है। और चूंकि हम लोग विमर्श कर रहे हैं तो हम लोगों को एक दूसरे से खुल कर जो शंकाएं हो या जो अपनी वाजिब आपत्तियां हैं, जैसे आपने कहा कि अभी चुनाव आया है तभी छोटे राज्यों के गठन या बुंदेलखंड के उसकी बात हो रही है, तो इससे मैं सहमत नहीं हूं। आप ये देखिए, मैं स्क्रीन पर एक कमेंट आया है, बुंदेलखंड राज्य का गठन भारत के समग्र विकास के लिए। ये अनुज राही हिंदुस्तानी जी का गठन, जो पूर्वांचल राज्य का जन आंदोलन चला रहे हैं और तमाम मतलब लगातार, और आपके यहाँ गिरफ्तारियां, महिला कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां 6 महीने के लिए हुआ और लगातार आंदोलन। इसी तरह मेरी भी जानकारी में है कि बुंदेलखंड में भी लोग लगातार इसकी आंदोलन में है। हाँ, आंदोलन गति धीमी पड़ती है। आंदोलन तब खिल पड़ जाता है जब आंदोलन से जुड़े हुए लोग सत्ता के गलियारों में, राजनीतिक, ये तो पीड़ा है बुंदेलखंड के लोगों की कि हम तक रोशनी नहीं पहुंची। बहुत बड़ा जो है बल्ब जल रहा है, लेकिन घर का एक कमरा में बिल्कुल अंधेरा है। तो ये पीड़ा ये है, देश का विकास हो रहा है लेकिन तमाम, जैसे बाढ़ की समस्या से पूर्वांचल जूझता है, संचार रोगों से, उसी तरह बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, बुंदेलखंड में खनिज संपदा की लूट की संपदा है। आपने बताया वहां से जुड़े हुए लोग एमपी एमएलए अरबों बन जाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों को दिल्ली एनसीआर और मुंबई में रोजी रोटी के लिए दिहाड़ी करते भी हमने देखा है। ये जो आर्थिक और सामाजिक विषमता की है, इसका जिम्मेदार कौन जी? इसका 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 यही तो नहीं, मैं स्पष्ट, जो आप कह रहे हैं कि जो चुनाव के समय, देखिए मेरा कहने का अर्थ क्या है कि जब चुनाव आते हैं तभी ये मुद्दे गर्माहट पकड़ते हैं। 5 साल यहाँ बुंदेलखंड के बहुत लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे। इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। बहुत धीमे धीमे चलती है। जब तक किसी चीज में गर्माहट नहीं होगी, वह मुद्दा लोगों के समक्ष नहीं आ पाएगा। यही बात तो है कि भाई बुंदेलखंड के संसाधन है। आज भाई केन बेतवा जोड़ने की परियोजना थी, आज तक लटकी है। उत्तर प्रदेश में भी शासन सही है, मध्य प्रदेश में भी अब सेम शासन हो गया, लेकिन कोई बात नहीं हो रही है उस पर। ठीक, रोजगार यहाँ जनरेट कर नहीं पा रहे हैं। आपने कहा कि हम रक्षा कॉरिडोर बना रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि सिर्फ बुंदेलखंड के लोगों को उस पर रोजगार मिलेगा, कि उसमें भागीदारी होगी? तो यही सरकार की नीतियां, सरकार को मैं बहुत ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में, अगर फिर मैं दोहरा दूं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के या छोटे छोटे डेवलपमेंट के पर ध्यान देंगे, तब विभिन्न अंचलों का समग्र विकास नहीं होगा। नाली बन जाना, खड़ंजा बन जाना, एक फैक्ट्री बन जाना, ये छोटे छोटे विकास हैं। कंप्लीट डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारी सांस्कृतिक धरोहर, स्थानीय बेरोजगारी दूर हो, हमारी लोक भाषा समृद्ध हो। आज बुंदेलखंड की भाषा पर संकट है। आज पूर्वांचल में भोजपुरी ने तो अपना कुछ अस्तित्व बचा लिया, लेकिन अवधि खत्म हो रही है। ब्रज की भाषा का ज्ञान और ब्रज की भाषा में जो फिल्म माध्यम है वो कहाँ खो गया है। तो समग्र विकास के लिए छोटे राज्यों के गठन की जो परिकल्पना है, और अभी बनाया है भारत की सरकार ने, अभी लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को बनाया है, इसलिए केंद्रित अर्जुन की तरह लक्ष्य की तरफ हम सारे लोगों को आना चाहिए। और कोई भी आंदोलन है डेमोक्रेसी में गर्म तभी होगा उसके पहले जब चुनाव करीब आएंगे। उसी समय आंदोलनों की ताकत ली जाती है और निर्णय होते हैं। हाँ, दलों के आगे घुटने टेक देंगे तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। जन आंदोलन
मेरा पहला ही तो कथन जन यही था आंदोलन पूरा हो कि जो सांस्कृतिक धरोहर है, जी ऐतिहासिक देखिए, धरोहर है, पर्यटन, छोटे छोटे पुरानी पुरानी अपनी मांगों जी को 370-35 से और सब हटाने की समा अभी सीएबी लागू किया, विधेयक पेश करके भाजपा ने किया, लंबा इतिहास है। इसलिए लोगों को कोई मन में आवाज रही है ना। शंका नहीं रखनी चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। हम समझ लेते हैं विकास विकास जी, हम अभी समझते हैं डालचन जी जी से। अभी जो बात हुई, विकास जी ने भी कहा, तब कहा, आखिर क्या ये आवाज नहीं आ रही है? आ रही कुछ हेलो, पूछ रहे हैं आप? हाँ, ये आप बताइए, ये बात क्यों बार बार आ रही है? आखिर मतलब अब आंदोलन होगा, कभी तेज होगा, कभी धीमा होगा, तो बिल्कुल आंदोलन तो जी, चुनाव के पहले तेज होने ही चाहिए। बिल्कुल बस बिल्कुल आंदोलन आंदोलन। हमारे साथी विकास तिवारी जी ने कहा कि चुनाव के समय ही ये बात उठती है, तो इसको हमको मन से निकालना होगा, क्योंकि हमको ये, अगर हम ये हमेशा सोचते रहेंगे कि चुनाव के समय आ गए तो लोग फिर एक्टिव हो गए, फिर अपना राजनीति चमकाना चाह रहे होंगे इसलिए आए हैं, लेकिन हम अगर इसी समय अपनी ताकत दिखा देंगे तो क्या पता परिणाम हमारे जो है सकारात्मक हो जाए, हमारी मेहनत क्या पता सफल हो जाए। क्योंकि इस लगातार आंदोलन मध्यम गति से चलते रहते हैं, धीरे धीरे चलाते रहते हैं लोग, लेकिन इसके बाद जब चुनाव आते हैं, चुनाव होते हैं, घोषणा पत्र लोग पार्टियों के आते हैं, तब आंदोलन अगर तेज रहता है तब लोग आपकी आवाज सुनते हैं। जी वहां तक अपनी जी आवाज पहुंचाने के लिए चुनाव का समय को बिल्कुल पकड़ना पड़ेगा, चुनाव के समय ही हमको तैयारी करनी पड़ेगी कि चुनाव के समय इस बार हमको ताकत दिखाना पड़ेगा कि राज्य नहीं तो वोट नहीं। लोग, सरकार को बताना पड़ेगा, पार्टियों को बताना पड़ेगा कि 70 वर्षों से बुंदेलखंड का शोषण कर रहे हैं, चाहे यह सपा रही हो, चाहे बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, हर पार्टी ने यहाँ का दोहन किया, यहाँ के खनिजों का दोहन किया है, बड़े बड़े पहाड़ों को खोदकर तालाबों में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ के विकास न होने के कारण मैं सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि सरकारों की उदासीनता के कारण मूलभूत सुविधाएं आज तक यहाँ नहीं हो पाई हैं, यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, किसान यहाँ आत्महत्या करने को मजबूर है, नौजवान यहाँ पलायन करने को मजबूर है, बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं है। अब आप सोचिए कि ये जान लीजिए किसी किसी गांव में ये हालात है कि प्राइमरी में जो मिड डे मील चलता है, तो उस मिड डे मील के खाना से बच्चा खाना वो स्कूल में नहीं खाता, वहां से लेके जाता है तो अपनी माँ को भी घर में खिलाता है, और पता चल रहा है कि पिताजी उसके सूरत में कमा रहे हैं। ये स्थितियां बुंदेलखंड में आ गई। नहीं, ये देखिए, ये इन स्थितियों का जिम्मेदार तो इस, जो स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे विकास जी ने कहा, विकास जी ने जी जो कहा कि चुनाव के समय बात होती है, वो एक अंदर की पीड़ा ही है डालचन जी। वो, जी और इस पीड़ा का खत्म करने का एक ही उपाय है कि जन आंदोलन से जुड़े हुए लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी ताकत दिखाएं, अपने मुद्दे को न छोड़ें, और जी जागरूक हो जनता। सूर्य प्रकाश जी, बिल्कुल, जनता को फिर बात घूम जागरूक होना पड़ेगा, और साथ ही मैं ये भी कहना पत्रकार, चाहूंगा, छात्र, नौजवान, युवा, पत्रकार, डॉक्टर, हाँ इंजीनियर, अधिवक्ता, हर एक जी, वर्ग को साथ आना होगा, हर एक वर्ग को लड़ाई में आना होगा, तब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। एक केवल राजनीतिक लोगों के जी, कहने से राज्य नहीं बन जाएगा, जन आंदोलन जब तक नहीं खड़ा होता है तो राज्य ये बनना बड़ा मुश्किल है। ये सारे लोग कैसे ये सारे लोग कैसे जुड़ेंगे जन आंदोलन से? उसी में एक शंका विकास जी ने बताई कि जब चुनाव आता है तब बात होती है। मुझे लगता है अभी हम विकास जी के पास पहुंचेंगे, लेकिन पहले सूर्य प्रकाश जी से मैं समझना चाहता, और जिससे मैंने वो उस बात की इसलिए असहमत की थी क्योंकि आंदोलन लगातार चलता रहता है, लेकिन आंदोलन की गति बहुत शिथिल होती है और चुनाव के पहले तेज होता है, और जो अति सक्रिय लोग होते हैं वो आंदोलन छोड़ करके राजनीति के सत्ता के गलियारों में चले जाते हैं। तो कैसे लोग जागरूक हों, जनता भी और ये नेता भी, कि आप राज्य निर्माण की मांग छोड़ करके केवल विधायक और एमपी या कहीं समिति के अध्यक्ष ना बनिए, आप बुंदेलखंड बनवाइए। ये जागरूकता कैसे पत्रकार निभा सकते हैं? की जो समस्या है हमारे देश की जनता, उसकी याददाश्त बहुत कमजोर है।
किसी भी चीज कोई भी आंदोलन होता है या कोई भी घटना होती है, उसको महीने 2 महीने में भूल जाते हैं। इलेक्शन की बात आती है, वोटिंग करने की बात आती है, तो वोट उस हिसाब करते हैं कि हाँ भाई नेताओं ने ये वादा कर दिया तो शायद ये पूरा करेंगे। पुरानी बातों को हमारी जनता भूल जाती है। इसीलिए कभी भी कोई भी मुद्दा है, इलेक्शन से पहले ही उठाना जरूरी रहता है और उसमें ज्यादा गर्माहट लाना चाहिए। इससे क्या होता है, जनता को याद रहता है और उसको कैसे वो पूरा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो उनको वोट नहीं करेंगे, भले ही वोटिंग कम हो, लेकिन इससे नेताओं के ऊपर प्रेशर पड़ता है। उनको लगता है कि यार कहीं अगर ऐसा हमने ये काम नहीं किया तो कहीं जनता हमारा बहिष्कार ना कर दे, तो इसका प्रेशर पड़ता है। और कभी जब ये प्रेशर ज्यादा होता है तो ये अपने आप ही सरकार उस पर एक्शन लेगी और राज्य बनाने के तरफ अग्रसर होगी। दूसरी बात कि जो हमारे साथ लोग आंदोलन में जुड़ते हैं वो टूटते क्यों हैं? उनको तोड़ा जाता है अधिकतर, लालच देके, उनको ब्रेन वॉश करके कि तुम्हें ऐसा कर देंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे। तो सभी राजनीतिक पार्टियां कोशिश करती हैं उसमें कि आंदोलन से जुड़े लोगों को तोड़ लिया जाए। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? मान लीजिए विद्रोही जी हैं, विद्रोही जी का प्रभाव 20 गांवों में है, विद्रोही जी को उन्होंने किसी तरह लालच में लेकर तोड़ लिया, तो उनको ये होता है पार्टी को फायदा कि 20 गांवों के वोट उनके लिए पक्के हो गए। क्यों? क्योंकि वो चेहरा विद्रोही जी हो गए। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां वो तो अपना राजनीतिकरण करेंगी ही, लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगी, हमें उसमें नहीं पड़ना है। ये कारवां है, इस पे चलते रहना है। आंदोलन में लोग आएंगे, जुड़ते जाएंगे, साथ छोड़ के जाने वाले जाते जाएंगे। हमें लोगों को जागरूक करना है और अधिक से अधिक लोगों को ये समझाना है कि जब तक राज्य नहीं बनता समस्याओं का समाधान नहीं होगा और उसके लिए हमें आवाज को हमेशा तेज करना होगा। और किसी का अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी, बिल्कुल। आपने एक बात कही। और विकास जी देखिए, आपने जो बात कही थी उसी विकास की अपनी एक आपत्ति, क्योंकि आंदोलन चलते हैं, चंद्रा जी ने भी अपना पक्ष रखा, बताया, अभी तिवारी जी ने भी बताया। और एक कमेंट बहुत अच्छा आया है प्रवीण जी की तरफ से, पीड़ा को ताकत बना के आंदोलन में ऊर्जा का प्रवाह करें। जी, एक देखिए कमेंट अनुज राही जी का, राज गठन से पूर्व उत्तराखंड की आयु आए था और उसके बाद ये फायदा है छोटे राज्य गठन का, इसको समझाने की जरूरत हमको, आपको, सारे लोगों को विभिन्न विभिन्न अंचलों में है। क्योंकि अगर बुंदेलखंड तरक्की की राह पर जाएगा तो पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा भारत अपने आप तरक्की पर जाएगा। तो जो भारत की और उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहता है, वो चाहेगा कि बांदा भी तरक्की करे, वो चाहेगा बागपत भी तरक्की करे, वो चाहेगा बाराबंकी भी करे। और तरक्की होगी कैसे? जब विकास की सारी योजनाएं हर जगह पहुंचेगी और बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर काम मिलेगा। विकास जी, कैसे इस पीड़ा को हल करेंगे? राज्य निर्माण में आंदोलन से जो लोग छोड़ के चले जाते हैं विधायक चेयरमैन बनने, वो उनको जाने दीजिए। क्या लगातार जनता को जोड़ करके लोगों तक पहुंच करके जन आंदोलन जैसे तमाम लोगों ने किया रहेगा? जी बताइए विकास जी। देखिए, आपका प्रश्न तो मैं नहीं समझ पाया क्योंकि आवाज कट रही थी, लेकिन जो अभी डिबेट चल रही थी मैं उस चीज के माध्यम से आपको उत्तर देना चाहता हूँ। देखिए, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो बुंदेलखंड की समस्याओं को यदि अपने न्यूज चैनल, समाचार पत्रों में सतत रूप से दिखाए तो इसका प्रभाव भी बहुत पड़ेगा। कैसे? देखिए, आज के समय में आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, लेकिन मीडिया का जो कहीं ना कहीं उद्देश्य है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, वो भटक रहा है। आप न्यूज चैनल पर देख सकते हैं, मैं सामान्य बात कर रहा हूँ कि इस समय सिर्फ सुशांत केस, क्या देश में सिर्फ सुशांत का केस ही, मर्डर केस ही इंपॉर्टेंट है और कोई न्यूज नहीं बची है?
तो मीडिया भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है कि मीडिया जो लोकतंत्र की मूलभूत समस्याएं हैं, जो क्षेत्रीय समस्याएं विभिन्न क्षेत्रों की, उनको उठाने की जगह कुछ ऐसे मुद्दों को पे दिखाती है जिनका कोई प्रत्यक्ष रूप से लोगों को कोई हित नहीं है उसमें। ठीक, मीडिया को बहुत जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बुंदेलखंड की समस्याओं को उठाना पड़ेगा, विभिन्न विभिन्न समस्याओं को सतत रूप से उठाना पड़ेगा। और डालचंद जी बहुत अच्छी बात की, सूर्य प्रकाश जी भी बहुत अच्छी बात कहे कि चुनाव के पहले हमें आवाज को प्रखर करना होगा। लेकिन मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ कि जो पिछले चुनाव के समय से लेकर आज तक का जो रिकॉर्ड है कि हमने अपनी आवाज को प्रखर किया चुनाव के पहले, लेकिन हमको उसकी परिणति के रूप में कोई लाभ नहीं हुआ। तो एक अनुभव हमें सिखाता है कि चुनाव के पहले तो ठीक है, लेकिन जो हम सतत आंदोलन चला रहे हैं उसकी गति भी हमें तीव्र करनी होगी। अच्छा, उसकी गति कैसे तीव्र होगी कि जो बौद्धिक वर्ग है बुंदेलखंड क्षेत्र का या किसी भी क्षेत्र का हो, उनको अपने लोगों को समझाना पड़ेगा सोशल मीडिया के माध्यम से, छोटी छोटी डिबेटों के माध्यम से। जो सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, शिक्षक हुए, बौद्धिक वर्ग में आते हैं, डॉक्टर हुए, इंजीनियर्स हुए, इनको समझाना पड़ेगा कि लोगों को समझाना पड़ेगा। और दूसरी चीज, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि चुनाव के 2 दिन पहले कोई 500 रुपया साड़ी दे के जा रहा है तो उसको वोट नहीं देना है आपको। आपको वोट उसको देना है जो आपकी मूलभूत समस्याओं को, जो क्षेत्रीय समस्याओं का निदान करने के लिए रखे। और इसके लिए हमारा एक मानना है कि लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल का भी अधिकार होना चाहिए आज के समय में। जैसे प्रशासनिक अधिकारी यदि काम नहीं करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसमिस भी कर दिया जाता है। तो जनप्रतिनिधियों के ऊपर उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी को यदि निभाना है तो उनको राइट टू रिकॉल की बाध्यता होनी चाहिए। यदि हम काम नहीं करेंगे, स्थानीय क्षेत्र की समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, तो लोग हमको पीछे खींच लेंगे। तो जनतंत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए बौद्धिक वर्ग की बहुत आवश्यकता है कि बुंदेलखंड का जो बौद्धिक वर्ग है उसको लोगों तक पहुंचना होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है बुंदेलखंड से समस्या के और किसी हल पे या किसी कोई विचार है तो आप साझा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपकी एक बात का जवाब देना चाहूंगा। विकास जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए भैया। हाँ हाँ, तो आपने ये कहा ना कि मीडिया गलत रास्ते पे जाती है। देखिए, मीडिया का 80 से 85% भाग, नहीं नहीं, मैंने जो ये मतलब नहीं आप कहा कि कह सकते हैं, अगर मीडिया गलत रास्ते पे जा रही है। मैंने कहा तो कि मैं मेरी उद्देश्य बात से भटक रही पहले है मेरी कहीं ना बात कहीं। पूरी सुन लीजिए। उद्देश्य से मैं आपको हकीकत क्या होती है। हाँ, मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। हकीकत ये होती है, 85% हमारे देश की मीडिया किसी न किसी पार्टी के द्वारा प्रायोजित, ठीक? चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में। तो वो अगर सरकार के पक्ष की है तो सरकार के ही हित की बात हमेशा सामने रखेगी। वो कभी जनता की समस्याओं को सामने नहीं रखते। जनता के मुद्दों को, जनता के जो उसको हमेशा साइड लाइन कर देंगे। एक छोटी सी हेडलाइन दिखा देंगे कि यहाँ पर ये समस्या हुई, बस खत्म। उसके बाद में उस विषय पर कोई चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको दिखाना भी जरूरी है, लोगों की आम जनता की नजरों में बने रहना भी जरूरी है। और कुछ ऐसे होते हैं जो विपक्ष के रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि पैसा उनको विपक्ष देता है। तो ऐसे मीडिया वाले हमारे देश के लिए नेताओं से ज्यादा खतरनाक दीमक है। ये जनता को भटकाते हैं और मुख्य मुद्दों से ले जाके उल्टे सीधे मुद्दों में भिड़ाए रहते हैं। आप यही देख लीजिए, सुशांत सिंह का मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसको सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे उस पर रोना रोना है। हमारे देश के अंदर बहुत ऐसी समस्याएं हैं। बुंदेलखंड राज्य में मैं जितना जानता हूँ, मेरा जो ननिहाल है वो भी बुंदेलखंड राज्य में ही पड़ता है, और मेरा जो खुद का घर है वो भी बुंदेलखंड राज्य में आता है। ठीक, वहां पर मैं देखता हूँ जो मिनिमम जो वेजेस है उसकी 1/3 1/4 पे लोग काम करते हैं। प्रतिदिन 50 रुपए 40 रुपए पे काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि गरीबी है, अशिक्षा है, उन्हें पता नहीं है कि कितना उनको मिलना चाहिए प्रतिदिन। इसीलिए पहले प्रायोरिटी पे शिक्षा को बढ़ाना है। चिकित्सा ये बहुत जरूरी है। हमें अपनी बात, जो हमारे बुंदेलखंड राज्य के बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत सालों से
इस बात को उठा रहे हैं कि राज्य बनना चाहिए, बुंदेलखंड राज्य अलग होना चाहिए, उन सभी पत्रकारों को हमारे साथ जोड़ना है। और ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें के पास पैसा नहीं होता, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, लेकिन वो फिर भी आवाज उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढेंगे, उन्हें जोड़ेंगे, जो हमेशा सिर्फ जी बात समस्याओं की देखिए जो है रखते हैं। डालचंद जी, अभी अभी जी। सूर्य प्रकाश जी ने बिल्कुल जो आप कह रहे थे कि पत्रकारों को जुड़ना चाहिए, पत्रकारों बात आई। दूसरी बात, सारे लोगों को मैं एक चीज ध्यान आकृष्ट करा दूं, और इस बारे में मेरी जो है प्रवीण जी से फोन पर बात भी हुई थी। मैं वो सारे लोगों को आप लोग को बता दूं, विकास जी, आपको भी, सूर्य प्रकाश जी, जो भी सुशांत का ही प्रकरण हुआ, सुशांत के प्रकरण में भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कोई पहले नहीं ध्यान दे रही थी। सोशल मीडिया पर जो सुशांत के फैंस हैं उन्होंने इसका एक ट्रेंड चलाया और वो लगातार चला। फिर आज की तारीख में वो पूरा बूम कर गया। उसके अलावा वो विवस्पी की वो मीडिया संस्थानों की व्यवस्था है, दो होती है। एक तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के एजेंडे को लागू करे, दूसरा होता है जनता का दबाव, फैंस का दबाव। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुशांत डेवलपमेंट के या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेवल पर उपयोगी नहीं है, लेकिन जो ग्लैमर की माया नगरी की दुनिया और उनके फैंस हैं उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण थे वो। लेकिन क्यों नहीं सोशल मीडिया का उपयोग उत्तर प्रदेश पुनर्गठन, बुंदेलखंड निर्माण, पूर्वांचल जन आंदोलन, हरित प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जन आंदोलनकारी करते हैं। ये जो विमर्श हम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, हम लोग लगातार ऐसे ही फेसबुक से लेके जो भी जनता की मांग होती है तमाम प्रोग्राम करते हैं। आप सारे लोगों को रोज कम बात करनी चाहिए। आप बात करें तो बुंदेलखंड मुझे लगता है विद्रोही जी का संपर्क टूट गया है। कट गए। इंटरनेट प्रॉब्लम लग रहा है उनका। नहीं, वो बात देखिए, उनका जो कहना है कि सोशल मीडिया का दबाव पड़ा है सुशांत जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा। हाँ, सोशल मीडिया का देखिए, सोशल मीडिया में भी एक आंदोलन चलाया जा सकता है, जो कि हम बुंदेलखंड राष्ट्र समिति द्वारा लगातार सोशल मीडिया में आंदोलन चलाया जा रहा है। ट्रेंडिंग की जा रही है कि हमें चाहिए बुंदेलखंड राज, अब की बार बुंदेलखंड राज। और देखिए, अभी अभी आपने देखा होगा छात्रों के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, स्पीक अप फॉर स्टूडेंट, एसएससी रेलवे स्टूडेंट के लिए, एसएससी एंड रेलवे के लिए एक आंदोलन फेसबुक ट्विटर में चलाया गया, हैशटैग किए गए, उसके सार्थक परिणाम आए। देखिए, एनटीपीसी का एग्जाम 2 साल पहले एग्जाम फॉर्म आया था, उसका फॉर्म फिलअप कर दिए लड़के, एग्जाम डेट नहीं आ रही थी, उसकी डेट आ गई 15 दिसंबर। और बहुत सारी जैसे एसएससी सीजीएल की काफी डेटें आ गई, जो है उनके रिजल्ट डिक्लेयर करने का डेट दे दिया गया, तो उसका प्रभाव हुआ। तो सोशल मीडिया में बिल्कुल एक आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए जो है प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, कैसे किया जाए। हाँ, आज की स्थिति में लगभग सभी के पास बिल्कुल सभी के पास है। लेकिन सभी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। जो भी आप जो इससे बात कर रहे हैं कि जो परिणाम देखने को मिले स्टूडेंटों का, तो उसके यदि मूलभूत कारणों में जाएं तो जितने भी कोचिंग संस्थान थे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से, उन्होंने एकजुटता दिखाई। तो हमें सीखने की जरूरत ये है कि बुंदेलखंड राज्य के लिए जितने भी मोर्चे हैं, जो बुंदेलखंड राज्य के लिए, चाहे आप हो या कोई और हो, सबसे पहले इनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म पे आके और बुंदेलखंड की मांगों के लिए एक सामूहिक रूप से, जो सर्वसम्मति से, एक ध्वनि से मुद्दे पारित हों, उन मुद्दों को एक साथ लाना होगा, तब हम उसके कुछ ना कुछ सफल सकारात्मक परिणाम देख सकते हैं। और ट्विटर बहुत क्या इस समय, यदि मीडिया हमारी बात नहीं सुन रही है तो ट्विटर और फेसबुक बहुत ही सकारात्मक रूप निभा रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में उनको मैं अपने रूप में जानता हूँ कि चौथे स्तंभ में उनको जोड़ता हूँ। तो जितने भी क्षेत्रीय मोर्चे हैं उनको साथ आना पड़ेगा, बुंदेलखंड के लोगों उनको लोगों को समझाना पड़ेगा कि आप सिर्फ जनप्रतिनिधि, जी हमको उस बूढ़ी माँ के लिए एक होना पड़ेगा
कुपोषित बच्चे के लिए एक होना पड़ेगा, आत्महत्या करते हुए किसान के लिए एक होना बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल यहाँ के रोते वैभव के लिए एक होना पड़ेगा। हमको एक होना ही पड़ेगा, तब जाकर हमारी आवाज ऊपर तक जाएगी और बुंदेलखंड राज्य बनेगा। बिल्कुल, आज का यूथ बहुत शिक्षित है। बुंदेलखंड ऐसा नहीं कि बुंदेलखंड शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन से धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं अवेयरनेस, जागरूकता का स्तर बढ़ाया है। बिल्कुल तो बिल्कुल यूथ तक हमें अपनी बात पहुंचानी होगी कि देखिए यूथ क्या चाहता है कि शिक्षा शिक्षा अच्छी मिले, रोजगार प्राप्त हो। तो शिक्षा, उसके लिए उन्हें ये बात स्वास्थ्य। समझानी पड़ेगी कि यदि जी हमारा पृथक राज्य होगा तो हमारी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, चपरासी से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक के, बुंदेलखंड के जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनके लिए उनको प्राथमिकताएं दी जाएंगी। जो बिल्कुल शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, जी आज बुंदेलखंड में एक यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ही नहीं है कि बच्चे शिक्षा, हम देखते हैं कि हमीरपुर से, जालौन से, दूर दूर से लोग झांसी में पढ़ने आ रहे हैं। क्यों नहीं भाई? अगर हमारा पृथक राज्य होगा तो एक से ज्यादा राज्य केंद्रीय यूनिवर्सिटियां होंगी। मेडिकल कॉलेज एक है, झांसी मेडिकल कॉलेज, रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज। तो क्या है कि हमें बुंदेलखंड अगर राज्य के रूप में ये लोगों को बताना होगा कि जिस दिन हम सब सर्वसम्मति से एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ेंगे, तो जो सुविधाओं का एक केंद्रीयकरण हुआ कि एक सिटी में एक जगह, वो पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में होगा, जिससे लोगों को समस्याओं का निदान होगा कि उनको सफर करना पड़ता है। एक व्यक्ति है, बीमार है, जालौन से झांसी जा रहा है, उसका यातायात का किराया सब कुछ, और गारंटी नहीं है कि उस दिन उसको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। तो इससे बेहतर है कि यदि राज्य होगा तो कम से कम जालौन में और हमीरपुर, बांदा, महोबा, इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक समस्याओं का निदान उनको उनके स्थानीय स्तर पर मिल जाएगा। तो बिल्कुल सबसे पहले जितने भी मोर्चे हैं बुंदेलखंड की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके उद्देश्य में एक सत्यनिष्ठता है कि भाई हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पिछड़े लोग हैं, जो पलायन करके कहीं दिल्ली में फुटपाथों पर रह के मजदूरी कर रहे हैं, कि मुंबई में जा रहे हैं मजदूरी कर रहे हैं, रिक्शे चला रहे हैं, क्यों ना उनको स्थानीय स्तर पे ही रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं सब कुछ बिल्कुल प्राप्त हो, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल उनको एक साथ आना पड़ेगा, और ये एक साथ तभी आएंगे कि जब आप लोग एक दूसरे से पहल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मानना है वो, तिवारी जी, हमारा मानना है कि कोई भी नेतृत्व करे, हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बुंदेलखंड सिंगल अगर पॉइंट मैं एजेंडा होना चाहिए, बुंदेलखंड राज्य, इससे नीचे बुंदेलखंड राज्य की भी मांग होना चाहिए। उसमें अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग ना आए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी आंदोलन करे, हम उसके पीछे चलेंगे। काफी देर से आप आप लोगों की कोई नेतृत्व बात कर रहा है, हम उसके सुन पा पीछे रहा हूँ। चलने के खैर, लिए तैयार, मैं बाद में हम बात साथ करने सुनूंगा के लिए तैयार आपकी, और लोग फिर हम लोग चर्चा में एक साथ होंगे। हम लोग फिर डालचंद जी, विकास जी, सुप्रकाश तिवारी जी, सारे लोगों का जी। क्या जी देखिए, बहुत इंटरनेट की समस्या बहुत आज इस तरफ हुई, जी, हमारे तरफ, लेकिन हम लोग फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे जी। तब तक के लिए जय उत्तर प्रदेश।